अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे जी सेकंड पार्ट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के एमसीक्यूज़। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 एमसीक्यूज़ देखे थे और इसके साथ साथ हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन भी किया था और 15 एमसीक्यूज़ के अलावा हमने और भी बहुत से एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। तो आज की वीडियो में भी वैसा ही हम करेंगे। जो ओरिजिनल 15 एमसीक्यूज़ होंगे उनको तो देखेंगे, उसके साथ साथ और भी डिफरेंट एमसीक्यूज़ को हम देख लेंगे कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, कांग्रुएंस इज डिपेंड्स अपॉन आइडियल सेल्फ एंड डैश। जो कांग्रुएंस होती है ये भी याद रखिएगा, ये कांग्रुएंस किनका कॉन्सेप्ट है। ये एक एमसीक्यू के अंदर हम एक और देख लेते हैं, कांग्रुएंस किसका कॉन्सेप्ट है, ये है कार्ल रॉजर का। ठीक है जी, याद रखिएगा कार्ल रॉजर का कॉन्सेप्ट है ये। उन्होंने बोला जी कांग्रुएंस जो होती है डिपेंड अपॉन आइडियल सेल्फ एंड डैश। सेल्फ वर्थ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेल्फ इमेज, ऑप्शन सी सेल्फ स्टीम या ऑप्शन डी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन बी सेल्फ इमेज। जो कांग्रुएंस होती है ये डिपेंड कर रही होती है आपके आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज पर। अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे या मैच कर जाएंगे तो फिर कांग्रुएंस की सिचुएशन होती है, कांग्रुएंस की कंडीशन होती है। जब कांग्रुएंस की कंडीशन होती है तो बंदा फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। इसको भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये है जी इसका, अगर ये हम हमारी जो सेल्फ इमेज कि हम खुद को कैसे देखते हैं और आइडियल सेल्फ हम बेसिकली बनना क्या चाहते हैं, असल में हमारा पोटेंशियल क्या है, जब ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रही होती, ओवरलैप नहीं कर रही होती, तो वो इनकॉन्ग्रुएंट की सिचुएशन होती है, इनकॉन्ग्रुएंस की। उस वक्त हम इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। द सेल्फ इमेज इज डिफरेंट टू द आइडियल सेल्फ, देयर इज ओनली अ लिटिल ओवरलैप, हेयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल बी डिफिकल्ट। यहाँ पर डिफिकल्ट होती है। इस साइड पे आ जाते हैं सेकंड में, कांग्रुएंट के अंदर सेल्फ इमेज ओवरलैप कर रही है सेल्फ आइडियल सेल्फ के साथ, सिमिलर टू द आइडियल सेल्फ। इसको सिमिलर कह सकते हैं, एक जैसी कह सकते हैं, ओवरलैप करना या मैच कर जाना भी कह सकते हैं। दिस इज मोर ओवरलैप, दिस पर्सन कैन बी सेल्फ एक्चुअलाइज। यहाँ पर एक्चुअलाइजेशन पॉसिबल है कांग्रुएंट के अंदर। कार्ल रॉजर का कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर आता है ये, इस तरह से याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच स्कूल ऑफ थॉट फोकस ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये भी यहाँ पर भी दो तीन चीजें हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर हैं और इसका नाम क्या है। ए है हमारे पास एनालिटिकल साइकोलॉजी, बी है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सी है साइको एनालिसिस और बी है बिहेवियरिज्म। वैसे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत से स्कूल ऑफ, बहुत से जो एक से ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट का जो गोल है और एक से ज़्यादा जो थिंकर्स हैं या कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका थॉट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ज़्यादातर लोगों ने इसी पर बात की है, घूम घुमा के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाती है, लेकिन जिन्होंने ख़ास तौर पर स्पेशली इस पर फोकस किया था वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले थे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट था ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे वो थे कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ टेंडेंसी टुवर्ड बैलेंस और इक्विलिब्रियम विद इन द पर्सनैलिटी। ये डेफिनेशन है जी, वो कहते हैं टेंडेंसी टुवर्ड बैलेंस और इक्विलिब्रियम विद इन द पर्सनैलिटी। ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए ओपोजिशन प्रिंसिपल, ऑप्शन बी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, ऑप्शन सी एंट्रोपी या ऑप्शन डी नन। तो ये ऑप्शन सी है हमारे पास, एंट्रोपी प्रिंसिपल, ये आएगा जी इसका आंसर। इसको देख लेते हैं, डेफिनेशन इसकी आपको और अच्छे समझ आ जाएगी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ साइकिक एनर्जी के प्रिंसिपल थे ये बयान किए। ओपोजिशन प्रिंसिपल, ये भी इस तरह से इसको याद रखें, जो साइकिक एनर्जी के जो प्रिंसिपल हैं ये कार्ल योंग ने दिए थे अपनी थ्योरी के अंदर। ठीक है जी, याद रखिएगा। Opposition principle idea, Young's idea that conflict between opposing process or tendencies is necessary to generate psychic energy। दो ऑपोजिट चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कि वजह बनेगा साइकिक एनर्जी को जनरेट करने की, वो ऑपोजिशन प्रिंसिपल होगा। इसको याद रखने का तरीका ये है कि चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट होता है दो ऑपोजिट प्रोसेसेस के टेंडेंसी के दरमियान में, प्रोसेसेस के दरमियान में। ठीक है जी, जो साइकिक एनर्जी की वजह बनते हैं, यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि साइकिक एनर्जी की वजह कौन सा बनते हैं, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है और यकीन के दरमियान में होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है या डिफरेंस होता है या सेमनेस होती है, ये तीन चार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, द कंटिन्यूइंग redistribution of energy within a personality if the energy expended on certain conditions or activities weakens or dissipates, that energy is transferred elsewhere in the personality। जो एनर्जी होती है ना, साइकिक एनर्जी, हम किसी भी काम पर जब करने का उसको गोल बनाते हैं या एम बनाते हैं कि हम इस काम को करेंगे तो हमारी साइकिक एनर्जी उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो काम
खत्म होता है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद जो साइकिक एनर्जी होती है वो किसी और तरफ ट्रांसफर हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है पर्सनैलिटी के अंदर, उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद एंट्रोपी प्रिंसिपल, अ टेंडेंसी टुवर्ड बैलेंस आर इक्विलिब्रियम विद इन द पर्सनैलिटी, the ideal is an equal distribution of psychic energy over all structure of the personality। कहते हैं टेंडेंसी टुवर्ड बैलेंस और इक्विलिब्रियम विद इन द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के अंदर बैलेंस को जो रखने का प्रिंसिपल होता है, जिसके अंदर साइकिक एनर्जी को बैलेंस वे में ट्रीट किया जाता है, वो होता है एंट्रोपी प्रिंसिपल। द आइडियल इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है साइकिक एनर्जी ओवर स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को, जो पर्सनैलिटी की पूरी स्ट्रक्चर है उसमें बैलेंस रखना एनर्जी का, वो एंट्रोपी प्रिंसिपल होगा। यहां पर याद रखिए, यहां पर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है जी, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एनर्जी को, लेकिन वो काम होने के बाद जो हम जिसका गोल बनाते हैं या जो हमने काम करना होता है, या जब वीक हो जाती है हमारी एक्टिविटीज। ठीक है जी, इन दोनों में डिफरेंस का ख्याल रखिएगा। ये होता है स्ट्रक्चर के अंदर इक्वल रखना एनर्जी को, ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना पर्सनैलिटी के अंदर एनर्जी को जब हमारा वो काम हो जाता है या हम वहां उसको करना छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 19, टू यंग द कॉन्शियस एक्सपेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये जंग लिखा हुआ है लेकिन इसको यंग पढ़ते हैं, कार्ल यंग, याद रखिएगा इसको भी, ये ना हो कि आपकी इंसल्ट हो जाए जब आप कहीं पर पढ़ रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 19, टू यंग द कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का कॉन्शियस एस्पेक्ट कौन सा होता है? इड, ईगो, पर्सनल कॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये सारी इसी की टर्म्स हैं, ईगो, पर्सनल कॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियस इसी की टर्म्स हैं। तो इनके जो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ईगो। ईगो को इसने बोला था कि ये कॉन्शियस एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, जो हमें चीज़ों से अवेयर रखता है। क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, एप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस एंड फॉर्म आर, ये भी डेफिनेशन है कि एप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस और फॉर्म आर, ये कौन सी नीड्स होंगी? नीड्स का बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए है एस्टीम नीड्स, ऑप्शन बी कॉग्निटिव नीड्स, ऑप्शन सी एस्थेटिक नीड्स, या ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल नीड। ये बेसिकली नीड्स की बात की गई है कि ये वाली चीज़ें सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस एंड फॉर्म वगैरह किसके अंदर हम देखते हैं, कौन सी नीड्स होती हैं हमारी? तो ये होती है हमारी एस्थेटिक नीड्स, ऑप्शन सी एस्थेटिक नीड्स होती हैं ये वाली, जिसमें हमें ज़रूरत फील होती है, नीड फील होती है किसके लिए? ब्यूटी के लिए। ब्यूटी को हम देखना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर फॉर्म का मतलब शेप होती है। ठीक है जी, इन दोनों को देख लेते हैं। ईगो के बारे में क्या बोला था कार्ल जंग ने, यह भी याद रखिएगा। कॉन्शियस एस्पेक्ट किसने बोला? कार्ल जंग ने बोला था। द ईगो इज द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, द पार्ट ऑफ द साइकिक कंसर्न्ड विद द परसीविंग स्किल, परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेंबरिंग। वो कहता है कॉन्शियस एस्पेक्ट होता है जो हमारे किस काम कर रहा है, जो हमारा कौन सा काम कर रहा होता है, परसीविंग कर रहा होता है, थिंकिंग कर रहा होता है, फीलिंग और रिमेंबरिंग कर रहा होता है। इट इज आवर अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्व्स, ये हमारी खुद के बारे में अवेयरनेस होती है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ वेकिंग लाइफ। हमारी जो एक्टिविटीज हो रही होती है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। द ईगो एक्ट्स इन सिलेक्टिव वे, ये सिलेक्टिव वे में काम करती है, यानी कि जिसको हमने जो काम करना होता है उसी पर फोकस करती है। एडमिटिंग इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस ओनली अ पोर्शन ऑफ द स्टिमुलाई टू विच वी आर एक्सपोज्ड, यानी कि जो हम काम करना चाहते हैं उसी पर ये फोकस करती है, इसलिए इसको कॉन्शियस एनर्जी बोला गया है। आगे बढ़ते हैं जी, ये नीड्स के बारे में देख लेते हैं। अब्राहम मैस्लो ने नीड्स दी थी, पहले 5 नीड्स दी थी जो हमने पिछले वीडियो में भी देखी, लेकिन 3 नीड्स उसने बाद में ऐड की थी, तो टोटल 8 नीड्स हो गई थी। वो 3 कौन सी ऐड की थी वो हम देख लेते हैं। पहली जो नीड्स थी आपको पता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, उसके बाद रिलेशनशिप होता है, उसके बाद स्टीम नीड्स, उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद इन्होंने 3 नीड्स ऐड की थी, कॉग्निटिव नीड, एस्थेटिक नीड्स और ट्रांसेंडेंस नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स क्या होती हैं? knowledge and understanding, curiosity, exploration, need for meaning and predictability, यानी कि वो needs जिसमें हम अपने चीज़ों को consciously अपने माइंड के थ्रू प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे जो हमारे माइंड के अंदर प्रोसेस होती हैं, इस तरह से समझ ले, जो हमारे माइंड के अंदर प्रोसेस होती हैं वो वाली नीड्स क्या कहलाएंगी? हमारी कॉग्निटिव नीड्स। फॉर एग्जांपल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, उसके बाद नीड फॉर मीनिंग एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। ये हमारे माइंड के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, कॉग्निशन के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो इसको कॉग्निटिव नीड्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये क्या है, हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी नीड होती है, हम फील कर रहे होते हैं यार इसको मैं देखूँ, इसको मैं ढूंढूँ।
उसके बाद नॉलेज के बारे में यही चीज़ होती है, कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसका नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, ठीक है जी। और इसके इसी तरह मीनिंग देखना चाहते होते हैं और प्रिडिक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, ये भी हमारी नीड्स होती हैं, फील कर रहे होते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। एस्थेटिक नीड्स, एप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस एंड फॉर्म, वो नीड्स जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ब्यूटी सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि हमें ज़रूरत फील होती है ब्यूटी, बैलेंस और फॉर्म की। उसके बाद आ जाते हैं जी ट्रांसेंडेंस नीड, ये बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है ये वाली। अ पर्सन इज मोटिवेटेड बाय वैल्यूज विच ट्रांसेंड बियॉन्ड द पर्सनल सेल्फ, जो आपको दुनिया से पर आम दुनिया से परे ले जाती है, ठीक है जी, यानी कि आपको किसी और ही दुनिया में ले जाती है। फॉर एग्जांपल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड सर्टेन एक्सपीरियंस विद नेचर, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, सर्विस टू अदर्स एंड द परस्यूट ऑफ साइंस, रिलीजियस फेथ, यानी कि इसके अंदर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आम बंदों को नहीं हो रहे होते, आप किसी और ही लेवल पे चले जाते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर नेचर में बैठे हुए इस लेवल पे अगर आप हो तो आप फिर ज़रूरत फील करते हो कि यार मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूं, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ और नई नई चीज़ें आ रही होती हैं जो आम बंदे के बस की बात ही नहीं होती सोचने की, ठीक है जी। तो ये ट्रांसेंडेंस नीड कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं जी। 21 है क्वेश्चन नंबर, यंग प्रपोज एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंक्शन अमंग पीपल बेस्ड ऑन व्हाट ही कॉल्ड, यंग ने क्या बोला था, प्रपोज किया था एडिशनल डिस्टिंक्शन अमंग पीपल बेस्ड ऑन व्हाट ही कॉल्ड पर्सनल टाइप्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल फंक्शंस, ऑप्शन सी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट और ऑप्शन डी नन। इसने बोला था कि जो एडिशनल डिस्टिंक्शंस होती हैं लोगों के दरमियान में वो किस पर बेस कर रही होती हैं, वो हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस पर बेस कर रही होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट यूज डैश मेथड टू स्टडी द पर्सनैलिटी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कौन सा मेथड यूज करते हैं पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए? ऑप्शन ए क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशनल, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल। तो ऑप्शन ए है हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड होता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं किए जाते, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव मेथड कहलाता है। तो हम बोलेंगे जी क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए। कौन यूज करते हैं? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले। देख लेते हैं जी साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है जो हमने पीछे देखा है। Psychological functions, as Jung came to recognize that there were different kinds of extrovert and introvert, इसने दो पर्सनैलिटी की टाइप्स दी थी, एक्सट्रावर्ट इंट्रोवर्ट। एक्सट्रावर्ट वो होते हैं जो सोशल होते हैं और इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो सोशल नहीं होते, वो तनहा रहते हैं, ठीक है जी। he proposed additional distinctions among people based on what he calls the psychological functions। वो कहता है कि लोगों के दरमियान डिस्टिंक्शंस होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किस बेस पे? साइकोलॉजिकल फंक्शंस की बेस पे। वो फंक्शंस कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। दीज फंक्शंस रेफर टू डिफरेंट एंड अपोजिंग वेज ऑफ परसीविंग बोथ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड एंड आवर सब्जेक्टिव इनर वर्ल्ड। वो कहते हैं ये इसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस तरह से परसीव करते हैं अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को और इंटरनल वर्ल्ड को, ठीक है जी। इसलिए बोला कि ये डिस्टिंक्शन होती है इन पर डिपेंड कर रही होती है। यंग पॉजिटिव 4 फंक्शंस ऑफ द साइक, इसने 4 फंक्शंस दिए थे। कब दिए थे? 1927 के अंदर। सेंसिंग, इंट्यूटिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, ये 4 फंक्शंस इन्होंने दिए थे। साइकोलॉजिकल फंक्शन को बोला गया है। इन दोनों को बोला जाता है नॉन रैशनल और इन दोनों को बोला जाता है रैशनल। नॉन रैशनल का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई लॉजिक यूज नहीं हो रही होती, ठीक है जी। आप फील कर रहे होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डार्क रूम के अंदर हैं, आपको लग रहा होता है मेरे साथ कोई और भी मौजूद है, हालांकि मौजूद नहीं होता, उसकी लॉजिक कोई नहीं होती। तो ये नॉन रैशनल मेथड होते हैं। ये दोनों नीचे वाले जो थिंकिंग एंड फीलिंग है, ये रैशनल मेथड होते हैं, यहाँ पर लॉजिक यूज हो रही होती है, रीजन यूज हो रही होती है। तो वो कहते हैं कि ये ये हर पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद होते हैं, हर शख्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ मौजूद होते हैं। ये दो मिलकर काम करते हैं, पहले 2 और आखिरी 2 मिलकर काम करते हैं और हर पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद होते हैं। और जब इन दोनों में से कोई एक जोड़ी होगी, एक पेयर होगा, किसी भी पर्सनैलिटी पर डोमिनेंट होगा, फिर इन दोनों में से भी कोई एक जो फंक्शन है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। जो ज्यादा डोमिनेंट होगा उसी तरह से उसकी पर्सनैलिटी वर्क कर रही होती है, उसी तरह से वो चीज़ों को परसीव कर रहा होता है। इसलिए इसने बोला कि लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन साइकोलॉजिकल फंक्शंस की बेस पे, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आ मोटिवेशन टू ओवरकम इन्फीरियरिटी टू स्ट्राइव फॉर हाई लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। मोटिवेशन जो कि हमें ओवरकम करने में हेल्प करती है इन्फीरियरिटी को, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए इन्फीरियरिटी, ऑप्शन बी कंपनसेशन, ऑप्शन सी सुपीरियरिटी फीलिंग, ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस।
वो मोटिवेशन जो हमें जिसकी बेस पे या जिसकी वजह से हम इन्फीरियरिटी पर काबू पाते हैं वो होता है कंपनसेशन। ठीक है जी, कंपनसेशन में हम बेसिकली अपनी इन्फीरियरिटी फीलिंग पर काबू पा रहे होते हैं, ओवरकम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 24, टू यंग अ कोर आर पैटर्न ऑफ इमोशंस, memories, perceptions and wishes in the personal unconscious organized around a common theme। एक ही थीम के मुताबिक आपकी चीज़ों में आपकी अनकॉन्शियस में चीज़ों का जमा हो जाना वो क्या कहलाता है? यानी कि एक इसको टाइप समझ सकते हैं, टाइप्स के मुताबिक आपकी अनकॉन्शियस के अंदर चीज़ों का अरेंज होना, जमा होना वो क्या कहलाता है? पर्सनैलिटी, इन्फीरियरिटी फीलिंग, आर्कीटाइप्स या कम्प्लेक्सेस। कम्प्लेक्सेस कहलाएगा ये, इसको कम्प्लेक्सेस बोलेंगे। ये जोंग ने दिया था, याद रखिएगा, कार्ल जोंग ने। और ये वाली जो ऊपर वाली कंपनसेशन वाली टर्म है ये अल्फ्रेड एडलर की है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसको दोबारा समझते हैं। यंग अ कोर आर पैटर्न ऑफ इमोशंस, memories, perceptions and wishes in the personal unconscious organized around a common theme। एक कॉमन थीम यानी कि एक टाइप के मुताबिक चीज़ों का पर्सनल कॉन्शियस के अंदर जमा हो जाना, ऑर्गेनाइज हो जाना वो क्या कहलाता है? कम्प्लेक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इमेजेस ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस कंटेन्ड इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। हमारे जो यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है, जो हर किसी के पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं या वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्सनैलिटी, इन्फीरियरिटी फीलिंग, आर्कीटाइप्स या कम्प्लेक्सेस। वो कहलाते हैं ऑप्शन सी आर्कीटाइप्स। आर्कीटाइप्स कहलाते हैं जो हमारे यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि हम सबको पता है कि पेरेंट्स क्या कौन होते हैं, फादर मदर ब्रदर कौन होते हैं, ठीक है, सिस्टर कौन होती है, इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे यूनिवर्सल होती हैं, सबको पता होता है। ये एक एग्जांपल है इसकी, इसको आगे जाके देखेंगे मजीद। 26 है क्वेश्चन नंबर, कार्ल द फादर ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। साइकोसोशल डेवलपमेंट का फादर किसको बोला जाता है? ए है हमारे पास कार्ल रोजर, बी एडलर, और सी कार्ल जंग, और डी है हमारे पास एरिक्सन। तो हमारा जिसका आंसर है जी एरिक एरिक्सन को साइकोसोशल डेवलपमेंट का फादर बोला जाता है। इन्होंने 8 स्टेजेस भी दी थी फ्राइड के मुकाबले में। ये भी मेरी वीडियो बनी पड़ी, अगर आपको ये समझ नहीं हो तो बहुत अच्छे से बनाई है मैंने, किस तरह से याद करना वो भी बताया है, तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, सेक्शन में जाके। आगे बढ़ते हैं, ये आर्कीटाइप्स को देख लेते हैं। इमेजेस ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस कंटेन्ड इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं। उसके बाद कार्ल जोंग के ये है कॉन्सेप्ट, इसको देख लेते हैं। द एंशिएंट एक्सपीरियंसेस कंटेन्ड इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर मैनिफेस्टेड बाय रिकरिंग थीम्स आर पैटर्न्स विच जंग कॉल्ड आर्कीटाइप्स। इसने बोला था कि जो हम हमेशा से अपने अंदर लेके आ रहे हैं, जो हमें आबा व अजदाद से मिली हैं चीज़ें, वो आर्कीटाइप्स कहलाती हैं। ही आल्सो यूज द टर्म प्रीमोर्डियल इमेजेस, इसको प्रीमोर्डियल इमेजेस भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्कीटाइप्स का दूसरा नाम क्या है? ये इसने 1947 में दिया था, ये भी याद रखिएगा। देयर आर मैनी सच इमेजेस एज मैनी एज देयर आर कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। जैसे जितने एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही इमेजेस होंगी। बाय बीइंग रिपीटेड इन द लिव्स ऑफ सक्सेसफुल जनरेशंस, आर्कीटाइप्स हैव बिकम इम्प्रिंटेड इन आवर साइक्स एंड आर एक्सप्रेस्ड इन आवर ड्रीम्स आर मैनिफेस्ट। यानी कि वो कहते हैं जनरेशंस के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो आगे से आगे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। Among the archetypes young proposed are the hero, the mother, child, God, death, power and wise old man। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमें हमेशा से ये हमें सीखनी नहीं पड़ती, हमें वो कहता है हमारे अंदर मौजूद होती हैं। ये वाली चीज़ें हमें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं कि मदर क्या है, हीरो क्या है, चाइल्ड क्या होता है, गॉड क्या है, डेथ क्या है, पावर क्या है, वाइज क्या है। ठीक है जी, ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस हैं, ये सबके ही सेम होते हैं, सबको इन चीज़ों का पता होता है। अ फ्यू ऑफ दीज आर डेवलप्ड मोर फुली देन अदर्स एंड इन्फ्लुएंस द साइक मोर कंसिस्टेंटली। वो कहता है इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली या किसी और तरीके से या और इंटेंसिटी के साथ डेवलप होते हैं, और फिर उसी तरह हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हमारी साइक को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। दीज मेजर आर्कीटाइप्स इंक्लूड द पर्सोना। इनमें से मेजर आर्कीटाइप्स कौन से हैं? पर्सोना, द एनिमा, एनिमस एंड द शैडो एंड द सेल्फ। ये आर्कीटाइप्स इन्होंने दी थी। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया, सॉरी इसके बारे में वीडियो बनाई है मैंने अल्फ्रेड एडलर की, वो आप जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ये तमाम टर्म्स वहां पर मैंने समझा दी हैं। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 27, टर्निंग पॉइंट इन वंस लाइफ दैट में आइदर स्ट्रेंथन और वीकन वंस पर्सनैलिटी। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है जो इंसान की पर्सनैलिटी को वीक या मजबूत करता है? वो ऑप्शन ए फिक्सेशन, ऑप्शन बी आइडेंटिटी क्राइसिस, ऑप्शन सी लिबिडो कंसेप्शन, ऑप्शन डी है नन। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये एरिक एरिक्सन का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक 5वीं स्टेज में आता है ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ था, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला। क्वेश्चन नंबर 28, बेसिक स्ट्रेंथ
आर वर्चू ऑफ फोर्थ स्टेज। जो एरिक एरिक्सन की फोर्थ स्टेज है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ या वर्चू है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए पर्पस, ऑप्शन बी फिडेलिटी, ऑप्शन सी विल, ऑप्शन डी कॉम्पिटेंस। तो ऑप्शन डी कॉम्पिटेंस होगा हमारा। ये कहते हैं जो फोर्थ स्टेज है ना उसका जो वर्चू है वो क्या है? कॉम्पिटेंस। यानी कि उस स्टेज पर जाके जो बच्चा होता है वो कॉम्पिटेंस सीखना शुरू कर देता है या कॉम्पिटेंस उसकी स्ट्रेंथ बनती है। इनको देख लेते हैं स्टेजेस को। ये हैं जी एरिक एरिक्सन की स्टेजेस हैं, इनको समझ लीजिएगा, इनको रट्टा लगा लीजिएगा। और याद करने का तरीका मैंने ये टाई फॉर जेंट्स, यहाँ पर मैंने इसको लिखा है टाई फॉर जेंट्स, टी ए। ये देखें पहली दो हैं, उसके बाद आई के ऊपर 4 है पावर, ये क्योंकि यहाँ पर 4 आइज हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो इसको याद करने का तरीका टाई फॉर जेंट्स है, ठीक है जी। और ये साथ मैंने इसका दे दिया स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती है, किस स्टेज पर कौन सी स्ट्रेंथ होती है। पहली पे होप, दूसरी पे विल, तीसरी पे पर्पस, चौथी पे कंपटीशन, फिडेलिटी, पांचवी पे है, छठी पे लव, सातवीं पे केयर और आठवीं पे विजडम। ये स्ट्रेंथ्स होती हैं जो हर स्टेज पे डेवलप होती है। यहाँ पर होप होगी, यहाँ पर विल, यानी कि हर स्टेज के हिसाब से याद करने का तरीका ये है। अगर इसको डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहाँ पर एरिक एरिक्सन वाले फोल्डर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारी बना दी हैं। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 29। एज पीरियड ऑफ लोकोमोटर जेनिटल, ये स्टेज है वो कहता है इसकी इस स्टेज का जो एज पीरियड है वो कौन सा है? 1 to 3, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 18। तो ये ऑप्शन बी हमारे पास है, 3 to 6 इसका लोकोमोटर या जेनिटल स्टेज का एज पीरियड है। यहाँ पर देखें एक स्टेज का नाम ये है, दूसरा स्टेज का नाम और है, तो ये भी आपने ख्याल रखना कि कौन सी स्टेज का नाम क्या है, तो ये भी वहां पर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन टेक प्राइड इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज। किस स्टेज के अंदर वो नई एबिलिटीज और स्किल्स सीखते हैं? ऑप्शन ए मस्कुलर एनल, ऑप्शन बी एडोलेसेंस, ऑप्शन सी लेटेंसी, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन सी जो हमारे पास लेटेंसी के अंदर वो नई स्किल्स और एबिलिटीज सीखते हैं। एरिक एरिक्सन की जो स्टेज है लेटेंसी वाली, उसके अंदर वो नई स्किल्स और एबिलिटीज सीखते हैं। तो ये थे जी हमारे पास 30 आज के 15 क्वेश्चन। 15 हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बनी है, वो भी जाके देख सकते हैं, डिटेल में बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये आजकल टेस्ट चल रहे हैं, PPSC और FPSC का टेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा इंडिया के अंदर भी डिफरेंट टेस्ट होंगे, तो उनके हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।